With the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Respected students, कल हमने डिटेल डिस्कस किया टी.एस. एलियट की लाइफ को, हमने डिस्कस किया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बेसिकली उसका एक ऐसे है जो उसने सबसे पहले ईगोइस्ट एक मैगजीन थी उसके अंदर इसको पब्लिश किया और ये उसका अनऑफिशियल मैनिफेस्टो है। लेटर इसको बहुत सारी दूसरी मैगजीन के अंदर इसको पब्लिश किया गया। टी.एस. एलियट डायरेक्टर रहे हैं, फैबर एंड फैबर एक प्रिंटिंग प्रेस है उसके डायरेक्टर रहे। टी.एस. एलियट पैदा हुए हैं अमेरिका के अंदर। टी.एस. एलियट 1888 में अमेरिका के अंदर पैदा हुए। अमेरिका के अंदर एक प्लेस है न्यू इंग्लैंड। मोस्टली इंग्लैंड के जो इनहेबिटेंट थे जब अमेरिका डिस्कवर्ड हुआ तो वहाँ पे लोग जाके आबाद हुए, यानी वो इंग्लिश नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वहाँ से ताल्लुक़, वहाँ ही ये पैदा हुए हैं। इब्तदाई तालीम इन्होंने अमेरिका के अंदर ही हासिल की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, फिर रिसर्च के लिए फ्रांस चले गए, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर से मिले, वापस आ गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके बाद कुछ छोटी जॉब्स भी की, और जॉब जिसे कहते हैं टीचिंग की, राइटिंग की। उसके बाद ये मज़ीद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1914 में कहते हैं कि टी.एस. एलियट इंग्लैंड जाते हैं। टी.एस. एलियट में इनकी मुलाकात होती है एजरा पाउंड से। एजरा पाउंड जिसका एक प्रोमिनेंट कोट है मेक इट न्यू। वो कहता है कि पुरानी चीज़ों को लें, क्लासिकल चीज़ों को लें, एंटिक्विटी जो है वो हमेशा ब्यूटीफुल है, आप उसको रिन्यू करके नई फॉर्मेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो एजरा पाउंड का एक कोट है मेक इट न्यू। आप पुरानी चीज़ों को लेके उसको पॉलिश करके न्यू फॉर्मेट के साथ दिखा सकते हैं। एजरा पाउंड से ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए। टी.एस. एलियट जॉन डन से, एजरा पाउंड से, अमेरिकन राइटर से, कुछ फ्रेंड से, फ्रेंच राइटर से, जर्मन फिलोसफर से काफ़ी मुतासर हुए। टी.एस. एलियट फ्रेंच लोगों के बारे में कहते हैं कि इंग्लिश पीपल जो हैं वो क्या है, प्राउडी हैं, वो कंक्लूसिव हैं, वो अपने वर्क को टू वे से नहीं देखते, यानी मेरिट डीमेरिट दोनों नहीं देखते, वो क्रिटिकल नहीं है। जबकि फ्रेंच जो राइटर हैं, पोएट्स हैं, वो अपने वर्क के बारे में मेरिट और डीमेरिट्स को देखते हैं। दे आर वेरी क्रिटिकल इन देयर अप्रोच। ये उसने कमेंट दिए हैं। टी.एस. एलियट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उसने 16-17 सेंचुरी के पोएट को डीपली स्टडी किया, स्पेशली जॉन डन को और मेटाफिजिकल पोएट्स ऑन पोएट्री को। इससे पहले जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया। अब्राहम कोले एक मेटाफिजिकल पोएट था, उसकी बायोग्राफी लिखी और उनको बिटरली क्रिटिसाइज किया जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स थे, इंक्लूडिंग जॉन डन, कि ये अच्छे पोएट नहीं हैं। ये क्या करते हैं, डिसिमिलर चीज़ों को कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं और उनको बाय फोर्स उनको कंपैरिजन कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कंपास का कंपैरिजन लवर से कर दिया, जैसे फारफेच्ड इमेजेस जो हैं उसको यूज़ कर लिया। तो ये अच्छे पोएट नहीं है, उसने कहा जॉनसन ने। बाद में ड्राइडन ने भी उसको इंडोर्स किया। लेकिन जब टी.एस. एलियट आया, टी.एस. एलियट ने उनकी लाइफ को डीपली स्टडी किया और उनके बाद कमेंट दिए कि ये तो बड़े अच्छे पोएट्स थे, कि डिसिमिलर चीज़ों को डिस्कस करना उनको और उसके बाद इन्फ्यूज़ करना और उसको रिलेट कर देना अपनी बात के साथ और उससे एक न्यू मीनिंग निकाल देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो दे वर वेरी गुड पीपल, दे वर वेरी गुड पोएट, दे शुड बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। तो इस तरह उसने उनको दोबारा से, यानी जो 16 सेंचुरी के जो पोएट्स थे, इवन जो जैकोबियन पोएट थे या एलिजाबेथन पोएट थे या उसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स थे, उनको दोबारा से एडमायर किया। शेक्सपियर के वर्क को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि शेक्सपियर जो है वो एक अच्छा पोएट था। टी.एस. एलियट कहते हैं कि एक राइटर को ऐसे होना चाहिए कि जैसे गॉड है, वो हर जगह मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आता। फिर वो मज़ीद इसको
एग्जाम्प्लीफाई करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के एक रूल के साथ। वो कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि एक बॉक्स है, एक जार है, उस जार के अंदर जो मेटल है, उसने एग्जाम्पल दी कि एक सल्फर और डाइऑक्साइड जो है इसको बंद किया हुआ है, और उसके साथ प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम जो है ये एक धात है, कहता है ये क्रिएट करती है, क्या क्रिएट करती है, सल्फोरस एसिड जो है ये बनाती है। ये केमिस्ट्री का एक रूल है। तो कहता है कि बिल्कुल वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करती है, कि वो अपने आप को अनअफेक्टेड रखे हुए वो एक नए एसिड में तब्दील कर देती है, यानी सल्फोरस एसिड बना देती है। सल्फोरस एसिड कैसे बनता है, यानी सल्फर और डाइऑक्साइड जो है उसके साथ जब प्लेटिनम जो है जो अनअफेक्टेड रहता है और एक न्यू एक एसिड बना देता है, सल्फोरस एसिड बना देता है, तो कहता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, अनचेंज्ड रहता है और कोई केमिकल रिएक्शन जो है अपने ऊपर उसको असर नहीं होने देता। और इसी तरह पोएट्स जो है उसके ऊपर अगर डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, सफ़र करता है, या जो उनसे भी हालात आते हैं वो उनसे अनअफेक्टेड रहते हुए वो क्या करता है, वो अपने आइडियाज देता है। वो कहता है कि एक पोएट के अंदर दो पर्सनैलिटी होती है, एक तो वो इंसान है, एक साथ पोएट है। उसके अंदर फीलिंग भी है, पैशन भी है, और साथ उसके साथ क्या है, उसके पास पोएटिक हिस्टोरिकल सेंस होती है, उसके पास पोएटिक कैपेबिलिटी होती है। वो पोएट्री वो कहाँ से करता है, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हुए इन सब हालात से वो चीज़ देता है जो उसे देनी चाहिए। उसे वो ये नहीं बताता जो उसके हालात होते हैं, बल्कि जो पोएट्री उसका टॉपिक होता है वो उसके ऊपर डिस्कस करता है। वो कहता है जॉन डन बहुत अच्छा पोएट है। जॉन डन पोएट्री करता है अपने हेड से, ना कि दिल से। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा कि पोएट्री इज ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन क्या है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वो कहता है पोएट्री इज नॉट spontaneous overflow of powerful feeling. Poetry is a composition, poetry is a organization, it's a compositions, and it should be occurred after contemplation, after writing, after composing, after meditation, after thought। और इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर कंटेम्पलेशन करनी चाहिए, और हेड के थ्रू पोएट्री करनी चाहिए, ना कि दिल के जरिए। अगर आप इमोशन, पैशन, फीलिंग लिख रहे हैं, दैट इज नॉट पोएट्री। अ पोएट शुड बी ऑब्जेक्टिव एज अ साइंटिस्ट। वो जैसे साइंस की मिसाल देता है, और उसके बाद मजीद कहता है पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ, यानी वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को, पोएट्री की डेफिनेशन को वो रिजेक्ट करता है। कहता है कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, रादर बल्कि इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशन। It is not expression of your personality, rather बल्कि it is escape from your personality। ये पोएट की पर्सनैलिटी से एक escape होता है। आप जितने मेच्योर्ड पोएट हैं, आप उतने ही अपनी पर्सनैलिटी को निकालते जाते हैं और अच्छी रिफाइंड और मेच्योर्ड पोएट्री कहता करते जाते हैं। वो मजीद वो जो क्रिटिक्स हैं उनको भी गाइड करता है कि एक क्रिटिक को इस तरह अनबायस्ड एटीट्यूड देना चाहिए, उसे अपने हालात, उसे बायस्ड एटीट्यूड नहीं देना चाहिए, उसे अनबायस्ड एटीट्यूड देना चाहिए पोइट्री के मतलब, किसी लिटरेचर के मतलब। ये नहीं कि वो किसी के साथ फेवर करना चाहता है तो वो उस पोइट को फेवर कर दे, उसको एडमायर कर दे। ही शुड एडमायर, ही शुड क्रिटिसाइज पोइट्री, नॉट पोइट। यानी उसे किसी पोएट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो उसका वर्क है, जो पीस ऑफ लिटरेचर है, उसको उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो उसे अच्छा कहे, अगर वो बुरा है तो उसे बुरा करे, और उसको कमेंट करे और उसको रिफाइन करने की कोशिश करे। तो ये है जी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लें। टी.एस. इलियट 1888 में पैदा हुए हैं। न्यू इंग्लैंड अमेरिका के अंदर एक प्लेस है, और वहाँ से इन्होंने अपनी इब्तदाई एजुकेशन हासिल की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया अमेरिका के अंदर, फिर ये फ्रांस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, अल्टीमेटली इंग्लैंड आते हैं, और 1914 में ये अमेरिका को छोड़ देते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात होती है
एजरा पाउंड से। एजरा पाउंड से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वो इनके टीचर भी हैं, इनको गाइड करते हैं। जब ये वेस्टलैंड लिखते हैं, लंबी पोएम है, एक एपिक टाइप इसकी लंबी पोएम है, तो उसको रिफाइन करने में भी वो इसकी मदद करते हैं एजरा पाउंड। इसके अलावा ये वहाँ पे फैबर एंड फैबर प्रिंटिंग प्रेस है, उसके डायरेक्टर रहे। वहाँ पे जब वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये एट द एज ऑफ 39 ये टोटली अमेरिकन पासपोर्ट को छोड़ देते हैं और वहाँ इंग्लैंड में ही हमेशा रहते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात होती है विवेन नामी एक औरत से, और जो लेटर बर्टन रसल के साथ अफेयर में चली जाती हैं, उसको ये उससे सेपरेट होते हैं और एक और औरत को के साथ इनके रिलेशन होते हैं जो एट द एज अबाउट 70 वो इनको मिलती हैं और उनके साथ ये दोबारा शादी करते हैं और उनकी एज उस वक्त 32 थी। अल्टीमेटली ये हमेशा फिर इंग्लैंड में रहते हैं और वहाँ एट द एज राउंड अबाउट 77 इनकी डेथ होती है। यानी ये 77 ईयर ओल्ड थे जब इनकी डेथ हुई है, यानी 88 में पैदा हुए हैं और 1965 में टी.एस. एलियट की डेथ हुई है। टी.एस. एलियट ने 2 वर्ल्ड वार्स देखी हैं। पहली 1914 से शुरू होती है और 1918 पर ख़त्म होती है, यानी पहली जंग अज़ीम। फिर टी.एस. एलियट ने दूसरी जंग अज़ीम देखी है और इन दोनों बड़ी जंगों में इंग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व था, तो इसकी वजह से दोनों जंगों से ये मुतासर हुए। दोनों जंगें जो हैं उन्होंने इसके ऊपर, इसकी लाइफ के ऊपर उनका अफेक्ट है। और दूसरी जंग अज़ीम स्टार्ट होती है 1939 से 1945। आप लिख सकती हैं जब आप इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करें। तो पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, वो कहता है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, रादर एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। अगर आप इसकी पोइट्री को या इसके वर्क को समझना चाहते हैं तो ये जो उसकी डेफिनेशन है जो उसने पोइट्री की दी है, उसने यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के टोटली वर्क को रिजेक्ट कर दिया है। रोमांटिक पोइट्स को उसने रिजेक्ट कर दिया है कि वो अपनी इमोशन, पैशन, फीलिंग लिखते रहते हैं। दैट इज़ नॉट अ पोइट्री। पोइट्री जो है वो कंपोजिशन का नाम है और ये कैसे की जाती है, इसको कंपोज किया जाता है और माइंड के थ्रू किया जाता है, ना कि हार्ट और इमोशन के थ्रू। और टी.एस. एलियट ने 1940 साइंटिफिक वे में तरतीब के साथ किया जाए, ये क्या? श्योर, ये यकीन ऐसे ही वो कहता है। उसने 1948 में नोबेल प्राइज़ जीता है और वो कहता है कि अगर आप पोइट्री करना चाहते हैं तो आप होमर से लेकर, यानी पुराने एंशिएंट पोइट से लेकर प्रेजेंट जितने भी यूरोपियन पोइट्स हैं, प्रेजेंट एज के जो कॉन्टेम्प्रेरी पोइट हैं, उन पोइट्स को पढ़ें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी की कॉपी करते रहें, उनको पढ़ के आप हूबहू लिखते हैं। वो कहता है नो, यू शुड क्रिएट समथिंग न्यू, यू शुड बी पार्ट ऑफ, यू शुड बी द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। और कैसे आप ट्रेडिशन का हिस्सा बनेंगे? टी.एस. एलियट का जो ट्रेडिशन है महज कन्वेंशन नहीं है, महज कॉपी की कॉपी नहीं है। इट मीन दैट यू शुड बी पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस। When you study all the poets, you will gain historical sense, and historical sense mean you will develop your visions, and with your vision and along with your present knowledge, अपने प्रेजेंट नॉलेज के साथ और हिस्टोरिकल नॉलेज के साथ आप एक न्यू चीज़ क्रिएट करेंगे और हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, आप ट्रेडिशन का हिस्सा बनेंगे और उसके साथ आप कुछ उसमें देकर जाएंगे। और जब नेक्स्ट पोएट आएंगे वो आपको पढ़ेंगे और ट्रेडिशन को पढ़ेंगे, आप भी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे या ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाएंगे, तो आप फिर अगले पोएट की हेल्प करेंगे। इस तरह जैसे एक दिए से दिया जलता है, आप उसका हिस्सा बनेंगे। तो टी.एस. एलियट का जो ट्रेडिशन है वो एक डेवलपिंग है, वो एक ग्रोइंग है, वो एक आप कह रहे हैं कि नॉट स्टेटिक वन, वो स्टेटिक नहीं है। स्टेटिक मीन कि वो जस्ट खड़ी नहीं है अपनी जगह, वो डेवलप कर रही है ट्रेडिशन, वो ग्रो कर रही है, वो आगे लर्न कर रही है, वो आगे सिखा रही है किसी को कुछ ना कुछ और आगे कुछ दे के जाते हैं। तो वो कहता है कि आप फिर किसका हिस्सा बन जाएंगे? एक ट्रेडिशन का। ट्रेडिशन इज नॉट रेप्लिकेशन। वो कहता है ट्रेडिशन जो है वो रेप्लिकेशन नहीं है कि आपने पुराना लिटरेचर, आपने एंग्लो सैक्सन का उठाया लिख दिया, आपने ओल्ड इंग्लिश का उठाया लिख दिया, आपने मेडिवल इंग्लिश का उठाया लिटरेचर या राइटर, उनको मेयर कॉपी कर दिया। आपने कोई चीज़ मॉडर्न राइटर्स की उठाई, कॉन्टेम्प्रेरी राइटर की उठाई और आपने हूबहू लिख दी। कहता है इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशन।
Tradition is a growing one. Tradition is not a replication. Tradition is not repetition. It is a productive one. It is a growing one. It is a developing one. It is a developing with your effort and you will be part of the tradition. तो आप इस कंटिन्यूस जो डेवलपमेंट है इसका हिस्सा तब बनोगे जब आप विजन गेन करोगे, हिस्टोरिकल सेंस गेन करोगे। हिस्टोरिकल सेंस तब भी आएगी जब उनकी ट्रेडिशनल पोएट्स को, जो पुराने पोएट्स हैं उनको पढ़ोगे तो आपका विजन खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, आप में हिस्टोरिकल सेंस आ जाएगी, आप लर्न कर लोगे, आप क्रिएटिव हो जाओगे। तो कहता है इट इज़ नॉट मेयर कॉपी, रादर इट्स अ डेवलपमेंट, इट इज़ अ हिस्टोरिकल, इट हैज़ हिस्टोरिकल सेंस। तो जो ट्रेडिशन को स्टडी करता है तो उसके अंदर फिर क्या हिस्टोरिकल सेंस आ जाती है, वो कॉन्शियस हो जाता है। कहता है अ गुड पोएट इज कॉन्शियस वेयर ही शुड बी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस वेयर ही शुड बी अनकॉन्शियस। कहता है बैड पोएट की निशानी ये है, टोकन ये है, उसकी सिंबल ये है कि अ बैड पोएट इज कॉन्शियस वेयर ही शुड बी अनकॉन्शियस। कि एक बैड पोएट जो होता है वो वहां पे कॉन्शियस होता है जहां उसे अनकॉन्शियस रहना था, और वो अनकॉन्शियस हो जाता है जहां पे उसे कॉन्शियस रहना था। ये बैड पोएट की निशानी है कहता है। और कहता है यूनिकनेस क्रिएट करनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी लानी चाहिए एक पोएट को अपने वर्क के अंदर। पोएट शुड यूज हिस्टोरिकल सेंस एंड हिज प्रेजेंट नॉलेज, इंडिविजुअलिटी एंड combining traditional knowledge along with individuality, he should create something new, and that will be the continuous process of ट्रेडिशन। तो ये है उसका ट्रेडिशन से कंसेप्ट, ट्रेडिशन मेयर कॉपी नहीं है उसके नजदीक। इलियट एक्सप्लेन दैट ही डज नॉट रेप्लिकेट एंड पाइल अप ओल्ड राइटर, यानी वो ओल्ड राइटर को ना तो कॉपी करे, रेप्लिकेट करे, ना उनको इकट्ठा कर ले उनका नॉलेज। कहता है वो भी किसी काम का नहीं कि आपने जस्ट क्रैमिंग कर लिया है, बल्कि उसने अपने आप को डेवलप करना है, विजन लानी है, क्रिएटिविटी लानी है और अब्सॉर्ब करना है नॉलेज को अच्छी तरह से। ब्रिंग ग्लोबलिज्म इन हिज वर्क। और उसके बाद 16-17 सेंचुरी जो है, जो ग्लोबलिज्म मीन यूनिवर्सलिटी, कि उसका वर्क जो है वो यूनिवर्सल हो जाए। जैसे आप जेफरी चौसर के वर्क को, हाँ जी, जेफरी चौसर के वर्क को देख लें। जेफरी चौसर का वर्क जो है वो यूनिवर्सल है। आज भी अगर आप देख लें तो आज भी कोई ना कोई नन जो है या प्रीस्ट जो है वो वर्क कर रहा है। आज भी कोई क्लर्क जो है वैसे हमें बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है। आज भी हम कोई पार्टनर, सोमनर या कोई एक्लीसियास्टिकल ऑर्डर का जो इंसान है वो वैसा वर्क कर रहा है। आज भी डॉक्टर ऑफ एथिक्स जो है वो किसी ना किसी सूरत में मौजूद है। आज भी नाइट जो है, यानी उस अपने वर्क के अंदर यूनिवर्सलिटी लाए। जैसे आप उसके वर्क वेस्टलैंड को ले लें। वेस्टलैंड का जो वर्क है, वेस्टलैंड में उसने जो थीम डिस्कस किया है कि ये ज़मीन, ये दुनिया, इसमें इतने गुनाह हो चुके हैं, ये बैरन हो चुकी है। अब इसे किसी क्राइस्ट की ज़रूरत है, अब इसे किसी मसीहा की ज़रूरत है, वो आए और इसको रीन्यू कर दे। हमने इतने गुनाह किए हैं, इसको बंजर कर दिया, इसको बैरन कर दिया। तो ये एक यूनिवर्सल वर्क है उसका। ही डिफेंडेड 17-16 सेंचुरी पोएट्स। उसने 16 और 17 सेंचुरी के पोएट को डिफेंड किया। इससे पहले तो कोई जॉन डन को नहीं जानता था, लोग भूल चुके थे, लेकिन जब उसने स्टडी किया उसने कहा ये बहुत अच्छे पोएट हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसने जॉनसन और ड्राइडन के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया। जॉनसन और ड्राइडन दोनों ने इंडोर्स किया एक दूसरे को। उन्होंने कहा कि वाकई जो मेटाफिजिकल पोएट है वो डिसिमिलर चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं और इसी की वजह से वो, यानी पोएट्स ही नहीं है। जब किसी ने एडमायर कर दिया तो वो बहुत बड़े पोएट बन गए। लोगों ने अब उसको सिलेबस में, आप देखें जॉन डन का जो वर्क है वो आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये टी.एस. इलियट की वजह से है। अपने ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे पोएट्स हैं जो अब्स्ट्रैक्ट किस्म के टॉपिक्स को, जो ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो जैसे डेथ है, जैसे लव है, जैसे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, किसी का बिलीव है, रिलीजन है। तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो बियॉन्ड फिजिकल थिंग है। मेटा का मतलब होता है दूर, फिजिकल यानी जिस्मानी चीज़ों से जो दूर कंसेप्ट है,
जैसे डेथ है, जैसे बिलीव है, जैसे मजहब है, जैसे रिलीजन है, जैसे लव है, जैसे इमोशंस, पैशंस, फीलिंग, ये बड़ी हाई लेवल पे होती हैं उनके वर्क के अंदर। आप देखें जॉन डन को, आप पढ़ती जाएं, जैसे जैसे पढ़ेंगी आप हैरान होंगी कि ऐसे कंसेप्ट को वो मिलाता है। वो कहता है कि इन योर आइज माई आइज विल बी रिफ्लेक्टेड एंड माइंड इज योर्स, लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड विच विल बी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। हाँ, मेरी आंखों में आपका चेहरा दिखाई देता है और आपकी आंखों में मेरा, हम एक नई दुनिया बनाते हैं। फिर कहता है कि जब उसकी जो वाइफ है वो जाता है कहीं, तो उसकी वाइफ जो है ना वो रोती है कि आप ना जाएं। तो उसमें वो कहता है कि देखें, मेरी आंखों में आपका चेहरा जो नज़र आता है, तुम्हारा चेहरा नज़र आता है, मेरी आंखों में तुम्हारा। देखें, अगर मैं रोऊंगा ना, अगर मैं रोता हूँ या आप रोती हो, कहता है, तो चूंकि मैं यहाँ आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ, अगर मैं रोऊंगा आप रोगी, तो कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में हूँ तो मैं बह जाऊंगा। जब मैं बह जाऊंगा तो बहुत बड़ा समंदर आएगा, कहता है कि मेरी डेथ हो जाएगी हमसे। कहता है जो पहले रोएगा वो दूसरे की मौत लाने में जल्दी करेगा। अब देखिए, एक बात है, उस आइडिया को कैसे वो एक्सप्लेन करता जाता है कि वो जस्ट ऐसे लव के ऊपर बेसिकली डिस्कस कर रहा है, तो उसको कैसे डेवलप करता जा रहा है, बात से बात निकालता जा रहा है। तो बड़े विटी किस्म के पोएट हैं, बड़े लॉजिक और रेट्रिक यूज करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, और बड़े ऐसे आइडिया, डिसिमिलर आइडिया को, फरफेच्ड इमेजेस को, कंसीट होते हैं फरफेच्ड, दूर दराज की इमेजेस जो हैं वो यूज कर देना। आपने मैंड्रिक रूट का कभी लफ्ज नहीं सुना होगा। मैंड्रिक रूट को आप अगर नेट पे सर्च करें, मैंड्रिक रूट एक पौधा है, एक दरख्त है, उसका जो शेप है वो बिल्कुल फीमेल बॉडी जैसा है। अब देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है उसने बताई पोइट्री के अंदर, बंदा देखता है। फिर वो कहता है कि अब सन के ऊपर, राइजिंग सन में जो वो डिस्कस करता है, वो कहता है कि कहता है कि बास्टर्ड सन, तुम, कहता है बिल्कुल, कहता है बूढ़े हो चुके हो सन, तुम सारी दुनिया का चक्कर लगाते हो। वो सूरज को कहता है तुम्हारा ये सारी दुनिया जो है ना, कहता है ये तुम चक्कर लगाते हो, थक गए हो, कहता है बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, कहता है पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। मेरा जो कमरा है जहाँ मैं अपनी बिलवर्ड से प्यार कर रहा हूँ, कहता है ये मेरे लिए पूरी दुनिया है। तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे का चक्कर लगा लिया करो, और ये तुम्हारा इतना जो सफ़र है ये भी, कहता है, कम हो जाएगा। यानी बात से बात निकालता जाएगा और बड़ी लंबी पोइट्री कर देगा। तो ये है हेड के थ्रू पोइट्री करना। ये है कि वो टॉपिक बता दिया जाए तो वो उसके ज़रिए वो उसको कंपोज करता है, दिमाग के ज़रिए, विजन के ज़रिए, और रेट्रिक यूज़ करके, अपने आइडियाज़ यूज़ करके। तो वो कहता है ये पोएट जो है ना, उसने कहा टी.एस. इलियट ने, ये बड़ा अच्छा पोएट है, ये सारे पोएट से अच्छा है। कहता है मिल्टन जो है, और उसने इसके अलावा जॉनसन, मिल्टन, और इसके अलावा एक पोएट और है। वो कहता है ये जो पोएट्स हैं ना, ये पोएट्स जो हैं, इन्होंने, इनसे, कहता है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स जो है ना, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इनसे नहीं होती, और यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स नहीं होती। यानी डिफरेंट आइडियाज ये डिस्कस तो कर लेते हैं, लेकिन जॉन डन की तरह उनको, कहता है, इन्फ्यूज नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, वैसा समझा नहीं सकते, वैसा, कहता है, बता नहीं सकते। बहुत बड़े पोएट हैं। उसने कहा कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन इनके अंदर क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, यूनिफिकेशन ऑफ थॉट नहीं है इनके अंदर। ये कल मैंने बड़ा डिटेल डिस्कस किया अपने फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको सुन लीजिएगा। तो इसके अलावा कहता है इलियट्स का जो कंसेप्ट है ट्रेडिशन का, मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ अ डायनेमिक वन। ये डायनेमिक है, ये ग्रोइंग है, ये डेवलपिंग है, ये चेंजिंग है। इट इज़ नॉट मेयर अ स्लेविश कॉपी, इट्स नॉट मेयर अ कॉपी ऑफ कॉपी, इट्स नॉट अ स्टेटिक, इट्स अ ग्रोइंग, इट्स अ डायनेमिक, इट इज़ अ डेवलपिंग। इसका मतलब ये है कि आप होमर से लेके प्रेजेंट तक सारे राइटर्स को स्टडी करें, स्टडी करने के बाद एक न्यू आइडिया दें, एक ब्लेंड दें ट्रेडिशन का और इंडिविजुअल टैलेंट का, और फिर उसके बाद ट्रेडिशन का हिस्सा बना दें, और ट्रेडिशन में जब नेक्स्ट पोएट आए तो इसको पढ़ के फिर अपना एक आइडिया दे, और इस तरह दिए से दिया चलता जाए, और ग्रोइंग और डेवलपिंग है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन जो है वो, कहता है, स्टेटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। वो आपको हिस्टोरिकल सेंस देता है, वो आपको विजन देता है, वो आपको कंसेप्ट देता है, वो आपको न्यू आइडिया देता है, वो आपको गाइड करता है। पास्ट इज नॉट मेयर पास्ट डायरेक्ट you what to do in the present, and present gives you an opportunity to mend the past. ये आप इसको
एक्सटेंड कर सकती हैं कन्वर्सेशन में कि पास्ट मेयर पास्ट नहीं है, वो आपको एज अ लाइट है, वो आपके लिए लाइट है, वो आपके लिए रोशनी है कि आप प्रेजेंट को अच्छा करें। आप पास्ट के नॉलेज को हासिल करने के बाद जो प्रेजेंट में आपने करना है, ट्रेडिशन और प्लस अपने इंडिविजुअल टैलेंट के साथ आपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, उसमें नई और न्यू वे से पोइट्री करनी है और मेयर कॉपी नहीं करनी, नई चीज बनानी है। और फिर आपने पास्ट प्रेजेंट के जरिए फिर पास्ट को अच्छा करना है। कहता है कि ट्रेडिशन, इलियट्स कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ तावन करना, रेसिप्रोकल। यू विल मेंड योर पास्ट एंड यू विल आल्सो इंप्रूव योर प्रेजेंट। पास्ट को बेहतर करना है और प्रेजेंट को और अच्छा बनाना है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है उसका। कहता है ये रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के साथ बड़ा करीबी रिश्ता रखते हैं। प्रेजेंट और पास्ट ट्रेडिशन जो उसने कंसेप्ट दिया है, ये उसने सारे पोएट्स को स्टडी करने के बाद उसने ये बताया था। पास्ट डायरेक्ट गाइड्स द प्रेजेंट। पास्ट क्या करता है? टीच करता है, गाइड करता है, रोशनी देता है और क्या करता है? आपको टीच करता है कि आपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है। वाइल प्रेजेंट आल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बेहतर बनाना, द पास्ट। और प्रेजेंट आल्टर करता है पास्ट को। किसके जरिए आप अल्टर करेंगे? पहले तो आप गाइड लेंगे पास्ट से, फिर प्रेजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पास्ट को अच्छा बना देगा और आप फिर ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप अपनी ही बातें लिखते जाएंगे तो यू आर नॉट अ गुड पोएट, बिकॉज यू आर कट ऑफ। आप ट्रेडिशन से कट ऑफ हो जाएंगे और आप एक इंडिविजुअलिटी में चले जाएंगे, दैट इज नथिंग। होमर से लेके आपने ये सोचना है कि होमर से लेके पुराने पोएट से लेके मैं भी उसी ट्रेडिशन का हिस्सा बनूंगा, एक नई चीज छोड़ के जाऊंगा। तो कहता है कि राइटर मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड कन्फर्म द लिटरेरी ट्रेडिशन, और उसके साथ कन्फर्म करें। इम्पर्सनैलिटी की उसने भी एक थ्योरी दी है, इसको भी समझ लीजिए। इम्पर्सनल होना चाहिए एक पोएट को, लाइक अ साइंटिस्ट। आपने देखा कि पोएट जो होता है वो अपनी थ्योरी, जब एक साइंटिस्ट जो है वो अपनी थ्योरी पेश करता है तो वो बड़ा इम्पर्सनल होके, बड़ा साइंटिफिक होके, बड़ा ऑब्जेक्टिव होके अपनी बात करता है। एक होती है सब्जेक्टिविटी, एक है ऑब्जेक्टिविटी। तो टी.एस. इलियट जो हमारा पोएट है, क्रिटिक है, ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइट है, वो क्या कहता है? कहता है वन अ पोएट शुड बी ऑब्जेक्टिव, अ पोएट शुड बी जस्ट लाइक साइंटिस्ट। तो कैसे होना चाहिए एक पोएट को? नॉट अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कि अपने आइडिया ही डालते जाते हैं आप। रोमांटिक पोएट सारे सब्जेक्टिव हैं, वो अपनी इमोशन, पैशन, फीलिंग्स वो ही लिखते हैं पोएट्री में, जबकि ये कहता है कि ये पोएट्री नहीं है। टी.एस. इलियट कहता है कि रोमांटिक पोएट्स जो पोएट्री करते थे वो सब्जेक्टिव थे। They were writing their own thought, they were writing own emotion, and they are in raw, they are not a purified one, they are not refined one. That is not a composition. Composition is what? When you compose it through refined manner. आप उसको रिफाइन करते हो, आप आइडिया को बेहतर बनाते हो, आप उसको कंपोज करते हो विद हेड, नॉट थ्रू इमोशन। आप अपनी सेंस को यूज करके उसके बाद एक रिफाइंड पीस ऑफ आर्ट देते हो। लिटरेरी जो लिख रहे हो, लिटरेचर लिख रहे हो, वो कहता है कि अच्छा वर्क है, ना कि इमोशंस, पैशन। वो तो रॉ वर्क है, कहता है वो तो रॉ फीलिंग है। पर्सनल एज साइंटिस्ट, ऐसे इम्पर्सनल होना चाहिए जैसे साइंटिस्ट। द परफेक्ट एंड मेच्योर पोएट वो होता है, कहता है कि दैट डज नॉट इंक्लूड हिज पर्सनैलिटी। तो आपके पास कहता है एक पोएट, जो पोएट होता है वो जस्ट एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऐसा कि जैसे एक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद को अनअफेक्टेड रखे हुए अपने आइडिया भी दे रहा है, अपनी बात भी कर रहा है, लेकिन खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो इमोशंस, पैशन, फीलिंग और उसके बाद सेंस जो है वो पोएट के माइंड के अंदर है, लेकिन ये सारी चीज़ों को वो इस तरह लिखता है कि अपनी पर्सनालिटी उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप पहचान ही नहीं पाते ये टी.एस. इलियट का वर्क है, ये फलां राइटर का वर्क है। इस तरह की पोएट्री कहता है। ये शेक्सपियर जो है ना, उसने इस चीज़ को अचीव किया है, पर्सनैलिटी को अपने वर्क के अंदर। आप शेक्सपियर का जौन सा वर्क पढ़ेंगी आपको यूं लगेगा कि वो उसी एरिया की बात कर रहा है। वो डेनमार्क के बारे में लिखता है तो डेनमार्क का कल्चर दिखाता है। वो अफ्रीकन राइटर्स, अफ्रीकन सेटिंग लेता है तो अफ्रीकन ही कल्चर दिखा देता है।
और जोन सी वो बात करता है उसी से रिलेटेड ही चीज़ों को डिस्कस करता जाता है। वो आप ये नहीं देख सकते कि शेक्सपियर की अपनी लाइफ इसमें मौजूद है। पोएट आर नॉट इंस्पायर्ड रादर दे कंपोज, यानी पोएट जो है वो इंस्पायर्ड होते नहीं। यहाँ पे उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये जो थ्योरी है कि पोइट्री ऐसे दरख्तों की तरह आनी चाहिए, पोइट्री जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरख्तों के ऊपर लीव्स आते हैं, ग्रो होते हैं, या इट इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इसको उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, आपकी जो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट। ये एक असाइनमेंट है, ये आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट के अंदर देख लें, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, सबसे पहले इसकी एक हेडिंग है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। के अंदर हम लिखेंगे कि पोएट शुड बी इम्पर्सनल एंड एज ही मैच्योर्ड इन हिज वर्क ही इज़ मोर इम्पर्सनल, यानी जैसे ही वो इम्पर्सनल होता जाता है, ऑब्जेक्टिव होता जाता है और साइंटिस्ट की तरह होता जाता है अपने वर्क में, तो उसका वर्क जो है वो भी मैच्योरिटी की तरफ आता है। अगर वो डीप पर्सनलाइज नहीं करता अपने वर्क को तो उसका वर्क जो है वो फिर अपनी इमोशन, पैशन, फीलिंग ही रह जाता है, जैसे वर्ड्सवर्थ का है, जैसे दीगर रोमांटिक पोएट्स जो हैं उनका वर्क है, तो वो उनको क्रिटिसाइज करता है। फिर उसके बाद उसने जो एक आपको वो मेथड बताया है, फिर देख लें, एक ऑक्सीजन और ये सल्फर और डाइऑक्साइड जो है, इसके साथ इसको अगर एक जगह पे रखा जाए और इसमें रिएक्शन डालने के लिए प्लैटिनम जो है एक धात है, अगर आप इसको अप्लाई करें तो ये क्या बना देता है, इसको मज़ीद सल्फोरस एसिड बना देता है। लेकिन प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम खुद जो है वो अफेक्ट नहीं होता, अनअफेक्टेड रहता है। तो ये केमिस्ट्री का वो रूल बताता है कि एक पोएट को भी ऐसे होना चाहिए कि वो उसके ऊपर अगर पैशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, या वो सफ़र हो रहा है, या एग्नीज आ रही हैं, टॉर्चर आ रहे हैं, उसकी लाइफ जितनी प्रॉब्लम उसके साथ आती जाएंगी, वो सफ़र्ड हो रहा है, वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ट्रबल में है, वो सारी ट्रबल्स जो हैं उसको अफेक्ट नहीं कर रही, वो कर रही हैं लेकिन वो उससे मेच्योर होता जा रहा है। वो एक पोएट ही रहता है, वो अपनी पर्सनल थॉट नहीं देता, रादर ही राइट्स अबाउट पोएट्री, वो पोएट्री के बारे में ही लिखता है, वो पोएट्री अपने टॉपिक टू द टॉपिक रहता है। आगे जी, पोएट्स माइंड इज जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, एक एजेंट की तरह होता है, एक कैटलिस्ट एजेंट की तरह होता है जो क्या करता है, अनअफेक्टेड रहते हुए लिखता है। टू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी उसके ऊपर पैशन भी आते हैं और पैशन भी, फीलिंग्स भी और एक्सपीरियंस भी आते हैं, और वो इनको इस तरह बयान करता है कि उसकी पर्सनैलिटी उसमें डिस्कस नहीं होती। उसके बाद कहता है जी, पोएट्री जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है रादर इंस्पिरेशन। ये भी एक हेडिंग है आपकी इसी जो असाइनमेंट है पर्सनैलिटी ऑफ पोएट के अंदर, कि पोएट्री कहता है कि इट इज़ नॉट इंस्पिरेशन, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ कंपोजिशन, इट इज़ अ रिफाइनमेंट, एंड इट इज़ नॉट मेयर ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसमें आप वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग है, यानी आप सबसे पहले पोइट्री जो है वो आप उसको देखते हैं, फिर इंस्पायर हो जाते हैं, इंस्पायर होने के बाद रिकलेक्ट करते रहते हैं, बार जब परेशान होते हैं पेंसिव मूड में बार बार याद करते रहते हैं। पोइट्री कहता है इस तरह आती है, वो कहता नो, पोइट्री इज इंट्यूशन है, पोइट्री के इंट्यूशन से आती है, वर्ड्स से आती है, तो ये इस चीज को डिनाई करता है कि नहीं ये सेंसिटिव में वो आप यानी सोच समझ के आप कोई शेर, वो कहता है जी पोइट्री जो है वो उसने बताया कि पोइट्री जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपोजिशन है, और कंपोजिशन कैसे होती है, हेड के ज़रिए, रिफाइनमेंट के थ्रू, सोच के रिफाइन करके, प्योरीफाई करके, एक रॉ थॉट को जो इमोशन, पैशन, फीलिंग से आप उसको बड़ा प्योरीफाइड और ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड फॉर्म में जो निकाल रहे हैं, वो बेसिकली कहता है एग्जैक्ट पोइट्री है। तो बाकी तो कहता है रॉ चीज़ें हैं, वो तो इम्प्योर हैं,
तो ये प्योर और रिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिशन इसकी तब होती है जब आप अपने माइंड को इस्तेमाल करके उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक वेल ऑर्डर्ड में लिखते हैं, कहता है वो पोइट्री है। असल उसका ये प्रॉब्लम है। और फिर वो कहता है कि अगर आप अच्छी पोइट्री करना चाहते हैं तो अपने अंदर हिस्टोरिकल सेंस लाएं। हिस्टोरिकल सेंस फिर उसका मेयर कॉपी नहीं है, वो भी एक होमर से लेके प्रेजेंट एज तक कहता है जी लिटरेचर सारे को स्टडी करें और फिर चंद राइटर्स को ना पढ़ें कि आपने 3-4 आपको अच्छे लगते हैं वही पढ़ लिए। कहता है ये भी अच्छा नहीं है। आप अपना विजन जो है इतना डेवलप करें कि आप उन सबको पढ़ के अपना विजन इतना डेवलप करें, हिस्टोरिकल सेंस लाएं और ग्रोइंग ट्रेडिशन का हिस्सा बने, डायनेमिक ट्रेडिशन का हिस्सा बने। उस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज को इस्तेमाल करके, कंटेम्प्रेरी नॉलेज को इस्तेमाल करके एक न्यू चीज़ देकर जाए, तो यू विल बी पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। पोइट्री इज ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंस्पिरेशन। पोइट्स माइंड इज अ जार। कहता है कि पोइट्स का जो माइंड है वो बॉक्स है, वो एक जार है जहाँ पे सारे एक्सपीरियंस जो इमोशन, पैशन, फीलिंग आके स्टोर हो जाती हैं और पोइट जो है उससे वेल ऑर्डर्ड चीज़ों को निकालता है। तो पोइट जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजर होता है। वो कहता है, मेरे ख्याल में ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि पोइट्री जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है रादर। आगे एक और हेडिंग है, वो कहता है प्रोसेस ऑफ द पोइटिक कंपोजिशन। एक पोइटिक प्रोसेस क्या है? कहता है अगर आप कुछ कंपोज करना चाहते हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस टू कंपोज पोइट्री। कहता है कि आर्टिस्ट इमोशंस, पर्सनल इमोशंस, आर्टिस्ट की जो इमोशंस होती हैं डेफिनेटली वो भी कहता है उसके पास होती हैं, उसके अंदर इमोशंस, पैशन, फीलिंग ज़रूर होती है, उसकी पर्सनल इमोशन भी होती है। यानी वो फिर क्या करता है कि मैनी इमोशंस जो बहुत सारी जो इमोशंस हैं वो उसके पास होती है। कहता है कि अगर आप देखें जैसे ऑल टू नाइटिंगेल, आप एक मिसाल आपको देने लगा हूँ कि ऑल टू नाइटिंगेल को अगर देखें आप, अगर जॉन कीट्स के वर्क को देखें, जॉन कीट्स ने बड़ी कोशिश की कि वो पोइट्री के मतलब देखें, लेकिन उसका टॉपिक तो नाइटिंगेल था, लेकिन उसके अंदर हम देखें जब उसकी ऑड्स को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी उसने अपनी बातें भी शामिल कर दी कि इतना कुछ तो वो नाइटिंगेल के बारे में वो उसने नहीं लिखा। अगर आप उसकी पोइट्री को देखें तो नाइटिंगेल का टॉपिक था, लेकिन उसने कुछ अपनी लाइफ भी उसके अंदर शामिल कर दी। कहता है इट इज़ द सब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी है। आपने इन चीज़ों से अपने आप को इम्पर्सनल करना है, दूर करना है। इलियट फर्दर कहते हैं इन द पोएटिक प्रोसेस देयर इज नीदर इमोशन नॉर रिकलेक्शन नॉट ट्रैंक्विलिटी। ये उसने रद्द किया, अपनी पोएट्री रिफ्यूट किया वर्ड्सवर्थ को। कहता है इन द पोएटिक प्रोसेस ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अनप्लैंड जो आइडियाज आ रहे हैं, इम्पल्सिव आइडिया जो आ रहे हैं। हाँ जी, यानी आप बगैर सोच के जो चीज़ आप मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को देखें तो आप परेशान हो जाए, इम्पल्सिव है। आपने कोई एक्शन कर दिया, आपने बगैर सोचे समझे कर दिया, ट्रैंक्विलिटी से कर दिया। कैसे कर दिया कि आपने देखा कि बाहर जो है वो लोग दूसरों को मार रहे हैं, ठीक है, आपने बगैर सोचे बस परेशान हो गए। अगर आपने पूरी रिसर्च की ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, मार क्यों रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज़ वेल प्लान्ड डिसीजन। उसके बाद आपका जो रिएक्शन आया वो कौन सा है? वो आपका वेल प्लान्ड रिएक्शन है। अगर आपने जस्ट देख के किसी को अपना डिसीजन ले लिया, दैट इज़ इम्पल्सिव, दैट इज़ ट्रैंक्विल, दैट इज़ जस्ट मेयर योर रिएक्शन जो कि बिल्कुल अनप्लैंड है। तो कहता है कि बहुत सारी इमोशंस जो हैं उनको वैसे ही देख के वैसे जो आई वैसे लिख दी, तो दैट इज़ दैट इज़ नॉट वेल प्लान्ड। पोइट्री जो है वो कंपोजिशन है, वो रिफाइंड है, वो एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। और ये ऐसे नहीं होती कि आप इमोशंस आई हैं और वैसे लिख दी हैं, इमेजिनेशन के थ्रू लिख दी है। सो दैट इज़ नॉट पोइट्री अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। गुड पोइट कॉन्शियस, फिर वो मजीद कहता है कि एक अच्छा पोइट जो होता है वो वहाँ कॉन्शियस होता है जहाँ उसे कॉन्शियस होना चाहिए, और वहाँ खामोश हो जाता है जहाँ पे उसे अनकॉन्शियस होना चाहिए। और बैड पोइट जो है वो कॉन्शियस हो जाता है वहाँ पे जहाँ उसे अनकॉन्शियस होना चाहिए, और वहाँ अनकॉन्शियस हो जाता है जहाँ उसे कॉन्शियस होना चाहिए। ये बैड पोइट की उसने टोकन बताई है।
उसके बाद मज़ीद जो है वो कहता है, इलियट जो है कंक्लूड करता है कि पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम मोशन, इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ये ओवरऑल इसने जो अभी हमने डिस्कस करना है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्स जो है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्स, उसके अंदर यही है। कल मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने टीएस इन ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो पूरा उसका ऐसे है उसको मैंने डिस्कस किया। मैंने उसमें बताया कि वो उसमें 3 चीज़ों को डिस्कस करता है। सबसे पहले वो ट्रेडिशन को डिस्कस करता है, ठीक है। उसके बाद इम्पर्सनैलिटी को डिस्कस करता है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट्स, और पोइट की इम्पर्सनैलिटी उसको डिस्कस करता है। ही शुड बी इम्पर्सनल, ही शुड बी ऑब्जेक्टिव। थर्ड पे वो क्या करता है, कंक्लूड करता है, समराइज करता है, ओवरऑल जो उसने डिस्कस किया है उसको वो समराइज करता है। वो बताता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पोइट, ये उसमें आखिर में वो कहता है, पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, escape from emotion, it is not expression of your personality, escape from your personality। तो अगर आप अच्छे पोइट बनना चाहते हैं तो इसकी वो कहता है जी इसको फॉलो करें, देन यू कैन राइट अ गुड पोइट्री। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्स जो है इसको आप एक दफ़ा पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और जो आपका सर मैं आपको